वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की द हिंदू। डेट है 15 सितंबर। शुरुआत करते हैं। फ्रंट पेज में कुछ खास नहीं है, पॉलिटिकल नज़रिए से और राजनीति से संबंधित है तो कुछ खास नहीं है। बस इसमें यह है कि डिस्टिग्रेटिंग सनातन धर्म इज़ ए हिडन एजेंडा ऑफ इंडिया ब्लॉक से मोदी ने कहा कि इंडिया अलायंस की एजेंडा है सनातन धर्म को तबाह करना, बर्बाद कर देना या उन्हें हटा देना। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। होल सेल प्राइस कंटिन्यू टू फॉल, मतलब कि जो थोक प्राइस होती है, थोक विक्रेता की जो थोक बेचने वाली होती है वो क्या हो रही है, गिर रही है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। इसका हिंदी रूपांतरण हम लोग देखते हैं। थोक कीमतों में गिरावट जारी है। अगस्त में थोक कीमतों में अपस्फीति जुलाई में दर्ज 1.36 से घटकर 0.52 हो गई है। ईंधन और बिजली की कीमतें किसकी साल दर साल गिरावट जुलाई में -128 से घटकर अगस्त में -6% हो गई, जिससे अस्फीति दर में कमी आई है। भारत की थोक कीमतों में अगस्त में लगातार 5वें महीने हिरासत में रही है, लेकिन कीमतों में गिरावट जुलाई 1.36 से घटकर 0.52% हो गई है। यहाँ तक कि वस्तुएं, भोजन और प्राथमिक क्रियाओं में 7.9% से अधिक की धीमी गति से लगभग 6% हो गई। पिछला महीना अस्फीति दर में काफ़ी हद तक कीमतें आई और शत्रु और शक्तियों पर संचालित कीमतें, जिसकी साल भर में साल भर में ज़्यादा गिरावट हुई है और जुलाई में 12.5% कमी हो गई है। ठीक है, इसमें ये देखिए अगस्त में 6 बजे तक मतलब अगस्त का जो 6 अगस्त में मतलब कि 6 तारीख तक 0.3% की वृद्धि हुई। हालांकि थोक मूल्य सूचकांक ने दूसरे अगले महीने के लिए मुद्रास्फीति दर्ज की है। ठीक, इसमें क्या हो गया। और अगस्त में क्रमिक रूप से जून में 2.01% की तुलना में 10.5% की वृद्धि हुई है। ममिस्टो के थोक बिक्री की उम्मीद है। क्रमिक रूप से ईंधन और अगस्त की कीमतों में क्रमिक रूप से ईंधन और अगस्त में बिजली की कीमतों में क्या हुई है, पलटाव के बाद जुलाई की वास्तव में 14.7% की उच्च वृद्धि हुई है कई महीनों के बाद अस्फीति की प्रवृत्ति। ठीक है, इसमें यही इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं है, पर ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें जो जितनी पढ़ी हुई है मैंने अच्छे से बता दिया अब हिंदी रूपांतरण कर। ठीक है, गिरावट आई और मामा फेसिस नारे उत्पादों की कीमतें जुलाई में 62% बढ़ी। कितना बढ़ी है? 62%। मामा फेसिंग के नारे उत्पादकों में पहली बार, यद्यपि जीरो से मामूली गति से बढ़े। जो उद्योग मंत्रालय मुद्रास्फीति की नकारात्मक दर की मुख्य रूप से खनिज तेल, बुनियादी धातुएं, रसायन, चीनी उत्पादक, कपड़ा, खाद्य उत्पादों की कीमतों में गिरावट को जिम्मेदार ठहराया है। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने मुद्रास्फीति की नकारात्मक दर के मुख्य रूप से खनिज और तेल, बुनियादी रसायन, चीनी और कपड़ा, खाद्य उत्पादों की कीमतों में गिरावट ठहराया है। तुलना में 48.4% अगस्त में अनाज की मुद्रास्फीति 3 महीने निचले स्तर पर 7.2 पर आ गई है। मतलब अब ये सबसे निचले स्तर पर आ गई मुद्रास्फीति। धान की कीमतें 9.2%, दालों की कीमतें 10.5% बढ़ गई है। मतलब कि धान और दाल की रेट बढ़ा हुआ है और सभी चीज़ें कुछ हद तक सस्ती हुई हैं। अगस्त में प्याज की कीमतें 31.4 से बढ़ी है, जबकि जुलाई में 7% थी। ठीक है, जबकि कीमतों तक महीनों तक निचले स्तर पर 7.8% पर आ गए। जुलाई में दर्ज 8.15% में थोड़ी कमी आई है। ये पता है क्यों है? ये एक पॉलिटिकल नज़रिए से इलेक्शन आते हैं ना, तो 6 या 1 साल पहले ही हर पॉलिटिकल पार्टी की, ये ना ही बीजेपी में कुछ दोस्त दे रहा हूँ, ना ही और किसी पार्टी भी, सारी पार्टियाँ करती है 6 महीने 8 महीने पहले सारे रेटों को गिरा देती है और इलेक्शन जीतने के बाद उसे इतना चढ़ा देगी कि आम आदमी के कंधों पर बोझ जाता है। इसे एक पॉलिटिकल नज़रिया होती है देखने के लिए। ठीक है, आप जितना हद तक देखेंगे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों गिरा हुआ है। ठीक है, अब जाएंगे अब रिफाइन लेने, तो अभी जो 140 रुपये 130 रुपये की थी वो 100 रुपये की मिल रही है। तो आप जाकर देखिए कि वहाँ कीमती गिरावट हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेंट्रल टीम ऑफिशियली टू विजिट टू निपा हिट द एरियाज टूडे। मतलब जो केरल में ये निपा वायरस फैला हुआ है। ठीक है, जो कोझिकोडे एक ज़िले है वहाँ पर ये फैला हुआ है, 2 लोगों की मृत्यु हुई है। तो इसके बारे में हिंदी रूपांतरण देखते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ खास नहीं है इसमें,
मैं बस जानकारी के लिए इसमें डाल दिया हूँ, बस आपको थोड़ा आज की न्यूज़ के बारे में थोड़ा समझ में। आज की न्यूज़ कुछ खास नहीं है, एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, उसे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो निपा वायरस के तौर पर प्रभावित इलाकों का दौरा किया है टीम, ठीक है, केंद्रीय टीम भेजा गया है, और इसमें कुछ खास नहीं है। और जो इसके उपाय, प्रतिबद्धता, बचाव, केंद्रीय टीम पहुँच कर वहाँ पर ये करेगी, ठीक है। ऐसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है। लक्षद्वीप के मध्याह्न भोजन में मांस हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। लक्षद्वीप में जो मिड डे मील चलता है मध्याह्न भोजन में, उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा मांस हटाने की प्रक्रिया में। लक्षद्वीप स्कूलों के बच्चों को भोजन में मांस परोसने बंद करने के लक्षद्वीप प्रशासन फैसले के खिलाफ दायर अपील में गुरुवार को खारिज कर दिए, ठीक है। से अंडा और 2 टाइम के प्रोटीन के लिए मीट भी व्यवस्था की जाती है, ठीक है। तो उसे हटाने से फिर सुप्रीम कोर्ट हट गया और इसे खारिज कर दिया इस मुद्दे को, ठीक है। और इसमें कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो इम्पोर्टेंट रहता है मैंने बता ही दिया। अगर कुछ पढ़ना हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, या मैं इसे हटा देता हूँ, आप इसका वीडियो को पॉज कर अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, एडिटोरियल पढ़ते हैं हम लोग। आज का एडिटोरियल क्या है? डिस्टेंगलिंग द 2030 ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी। जो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, इसके बारे में आज की चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चेंजिंग द वे पोस्टमार्टम नॉक्स, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझेंगे। आज के इस अखबार में, आज के मतलब इस द हिंदू पेपर में यही दोनों, ये एडिटोरियल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। और बस एक ही मुद्दा मैंने बताया था ना कि मेरे आप यूट्यूब के थंबनेल में देखा होगा कि 40% से ज़्यादा सांसद करप्ट। इसकी एक वीडियो मैंने बनाई है, वो हालांकि वो कल की न्यूज़ में आएगी, अपडेटेड मैंने पहले ही दे दिया है, ठीक है। मैंने इसको वीडियो में ज़रूर लगा दूंगा, आप ज़रूर देखिए, ठीक है। और मेरे चैनल पर जाकर उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल मैंने बताया है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये वैश्विक नवीकरण ऊर्जा को सुलझाने के मुद्दे पर कहा गया, ठीक है। 2030 की वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा को सुलझाना है, ठीक है। दुबई में 30 नवंबर में आयोजित होने वाली जलवायु परिवर्तन, मतलब दुबई में कहाँ आयोजित होगी? 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित होगी। क्या होगी? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक है। तो ये कन्वेंशन शुरुआत होगी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, और 28वां कॉन्फ्रेंस होगा, ठीक है। 28वां क्या होगा? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगा, ठीक है। 28 कॉप होगा, जो इंग्लिश मीडियम में हो, जो कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होगा। और कहाँ होगा? संयुक्त राज्य में होगा, संयुक्त राज्य दुबई में होगा। कहाँ होगा? दुबई में होगा ये। और कब से होगा? नवंबर से होगा, ठीक है। 30 नवंबर से शुरू होगा, 12 नवंबर तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। 28वां कॉन्फ्रेंस है, याद रखिएगा। 28वां होगा 2023 वाला। अब इसमें नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को 3 गुना करने के वैश्विक लक्ष्य को समझौता कहान किया गया। मतलब जो नवीकरणीय ऊर्जा उसको कितना करना है? 3 गुना करना है। 2030 तक मौजूदा स्तर से यह आंकड़े की G20 में घोषणा की गई थी, ठीक है। क्या फ़ायदे, क्या नुकसान, किसी गंभीरता कहाँ तक लेनी चाहिए, ठीक है। 2021 में बिजली उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को वैश्विक स्थापित क्षमता 3026 गीगावाट, या सभी स्रोतों के कुल क्षमता का 39% थी, ठीक है। ये है। और योगदान केवल 28% था। बिजली उत्पादन में RIs का योगदान 28% था। आधे से अधिक RI उत्पादन जलवायु से था, जबकि 13% और पवन 23% योगदान RI से उत्पादन था। 36% था, जो 10% है। सभी स्रोतों से ये बताया गया है, ठीक है। जो परसेंटेज के रूप में है, मैंने यहाँ पे दिखाया गया क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। तो ये 30 की RI क्षमता में 3 गुना करने का मतलब 9000 गीगावाट का लक्ष्य रखेगा। मतलब इसमें एम कितना रखा गया? एम इसमें रखा गया कितना? 2030 तक के लिए 9000 गीगावाट। कितना? 9000 गीगावाट, ठीक। और 2021 में सभी स्रोतों को कुल स्थापित से अधिक, और 2020 से 30 तक के 6000 गीगावाट की RI क्षमता से जुड़ जाएगी। मतलब कि 2022 से 2030 तक 6000 गीगावाट की RI क्षमता से जुड़ जाएगी, ठीक है। क्षमता के अहिंसा और जलवायु परिवर्तन से होने वाले आने की उम्मीद है। किसी भी पन बिजली संयंत्र निर्माण और संचालन का समय आमतौर पर मानी जा रही है 2030 की समय सीमा के अधिक होगा, और 25% की क्षमता उपयोग कारक को मानते हुए वर्तमान में अधिक। इसका मतलब अकेले RI से लगभग 13000 TW बिजली का उत्पादन होगा, ठीक है। यदि वैश्विक बिजली मांग पूर्व कोविड-19 दशक के औसत में 2.6% पर है, तो RI की क्षमता 3 गुना
करने का लक्ष्य अराई की कुल वैश्विक बिजली उत्पादन 38% है। ठीक है, अराई की कुल बिजली उत्पादन 38% है और कोविड के दौरान 2.6% औसत पर था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसे आप इसके नोट कर लीजिएगा। ठीक, उसमें है वैश्विक समुच्चय। ठीक, 2010 से 19 के बीच बिजली की खपत सालाना 2010 से 2019 तक चीन और भारत की, किसकी, चीन और भारत की बिजली की खपत कितनी थी? बिजली की खपत कितनी थी? बिजली की खपत 6.6% से 6.3% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, इन्फ्लेशन हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, इसमें कुछ है क्या इंपॉर्टेंट है। और यूरोपीय संघ में 0.3% की गिरावट हुई है और संयुक्त राज्य में 12% की वृद्धि हुई है, 0.12% की वृद्धि हुई। यूरोपीय संघ में अमेरिका में कोई पर्याप्त आरआई वृद्धि हुई है 2030 तक। इनमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग त्वरित चरण आना चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट GS2 के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, GS2 में सब। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और आगे इसमें क्या है, 26 गीगावाट की आरआई क्षमता की आवश्यकता होगी 2030 तक। अतिरिक्त 6000 की गीगावाट के 3 गुना लक्ष्य रखा गया। मैंने बताया कि 3 गुना का लक्ष्य रखा गया है। 26 गीगावाट आरआई आराम से क्षमता की आवश्यकता होगी 2030 तक। 6000 गीगावाट का तीन गुना लक्ष्य करने की हिस्सेदारी केवल 4.4% का होगा। भारत अतिरिक्त मांग को पूरा करने के भारत की नजदीक से क्या होगा, अतिरिक्त मांग पूरा करने के 717 गीगावाट आरआई क्षमता की आवश्यकता होगी। ठीक है, 3 गुना लक्ष्य की हिस्सेदार 12% होगी यदि अमेरिका यूरोपीय संघ सभी जीवाश्म ईंधन पर आधारित बिजली उत्पादन का चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया तो उन्हें कम से 15.65 गीगावाट और 538 गीगावाट अतिरिक्त आरआई क्षमता जोड़ने की आवश्यकता होगी। ठीक, बिजली की वृद्धि की मांग की वर्तमान दरों को मानते हुए पवन और संयुक्त रूप से 25% की क्षमता उपयोग। ठीक, और क्या है, उसके दृष्टि से जीवाश्म ईंधन की क्षमता को पूर्ण चरणबद्ध समापन के लिए अमेरिका यूरोपीय संघ नई क्षमता 1/3 से अधिक की जिम्मेदार होगी। ठीक है, काफ़ी जीवाश्म ईंधन क्षमता के साथ अल्पशेष कार्बन बजट का उपयोग करना चाहिए। ठीक, करना पड़ेगा। इसमें कुछ है इंपॉर्टेंट नहीं है। और COP28 मतलब कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 दुबई में हो रही है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करिए रहेगा। ठीक है, और इसको हम किस रूप में जानते हैं, इसको हम किस रूप में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पे जानते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं। तो वैश्विक स्तर पर कुल नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता 2022 के स्तर पर तुलना 2030 की 3 गुना करने के लिए DWA से अधिक करने का आह्वान किया गया है। इरेना का परिदृश्य प्रस्तावित COP28 के लक्ष्य अंतर्गत अत्यधिक असमान परिदृश्य के बहुत करीब है। चित्रण किया गया। ईराना विश्लेषण 2030 तक जोड़ा जाने वाला अधिकांश गैर आरआई क्षमता विकासशील में है। 2030 तक की उप सहारा अफ्रीका में 80% से 80% है। ठीक है, बिजली उत्पादन की क्षमता आरआई स्रोतों में होगी जबकि यूरोपीय संघ में ये केवल 70% है। यूरोपीय में संघ में उप सहारा अफ्रीका को जोड़ने का अनुमान है। 2050 तक आरआई क्षमता को लगभग समान मात्रा, हालांकि यूरोपीय संघ में गैर आरआई क्षमता को उप सहारा अफ्रीका की तुलना में 4 गुना से अधिक बनी हुई है। ठीक है, भारत और भी बहुत कुछ करना है। भारत को 2030 तक अत्यंत महत्वाकांक्षी 500 गीगावाट तक के आंकड़ों को क्या करना है, पार करने की आवश्यकता है। भारत के लक्ष्य क्या है, 500 गीगावाट के आंकड़ों को पार करने का लक्ष्य है। ठीक है, वृद्धि की क्षमता में अलग की मूलभूत समस्याग्रस्त इरेना स्वयं मानता है कि स्वाभाविक रूप से जोखिम भरे खतरों को उम्मीदवारों को मेल खाने वाली मांग की वृद्धि पर कम निर्भर होते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इसे पढ़ सकते हैं और मैंने जो की पॉइंट है मैंने आपको बताया है, जो इसके की पॉइंट है। ठीक है, और क्या है, $100 अरब के न्यूनतम वार्षिक लक्ष्य तक पहुंचने की असमर्थता को देखते हुए $100 अरब के न्यूनतम वार्षिक लक्ष्य को पहुंचने की असमर्थता को देखते हुए लक्ष्य की महत्वपूर्ण बात यह है कि समर्थकों के पास घरेलू स्तर पर ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। हालांकि PM ने COP26 की घोषणा की 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों की महत्वाकांक्षी पर 50 गीगावाट तक बढ़ा देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कोई वादा नहीं किया, नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य की घोषणा नहीं की, न कि अमेरिका 2035 तक ऊर्जा क्षेत्र को डिकार्बोनाइज करने की सामान्य घोषणा पेरिस समझौते के तहत प्रतिबद्ध नहीं के अलावा यह घोषणा करने का इरादा दिखाया है। यूरोपीय संघ के पास केवल सापेक्ष लक्ष्य, अतिरिक्त ऊर्जा खपत 40% से अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2030 तक नवीकरणीय स्रोत, और लेकिन निश्चित रूप से पूर्ण है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों के लिए लक्ष्य अनिवार्य रूप से बाजार संकेत के जिन्होंने बढ़ावा देंगे
और विकासशील देशों के तहत सरकारी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं है। COP28 विकासशील देशों ने विशेष रूप से भारत की वैश्विक आरआई क्षमता को लक्ष्य को 3 गुना करने पर तभी विचार करना चाहिए। तभी उत्तर पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को उद्वहन घरेलू स्तर पर पूर्ण लक्ष्यों के प्रतिबद्ध हो जाएगा। न्यायसंगत और उचित जिम्मेदार होंगे, ठीक है, जिम्मेदार के अनुरूप होंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है आप मैंने बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट या इस वीडियो को पॉज कर अच्छे से एक एक चीज़ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो जिसका की पॉइंट है मैंने बता दिया आपको। एडिटोरियल इम्पोर्टेंट है आज का, इसमें आज के पेपर में कुछ खास नहीं है, ठीक। क्या है यार, ये क्या है, डाकिया के दस्तक देने के तरीका बदल रहा है। डाकिया जो डाक पोस्ट होते हैं ना, इसमें 2023 के अमेंडमेंट किया गया डाकघर विधेयक 2000 डाकघरों के बदलती भूमिका मद्देनजर भारतीय डाक अधिनियम 1998 को प्रतिस्थापित करेगा, ठीक। इसका नेटवर्क क्या है, डिलीवरी केंद्रीय सेवाओं को डिलीवरी के माध्यम बन रहा है। 1898 अधिनियम केवल मेल सेवाओं का केंद्रित था तथा नया विधेयक डाक सेवा को महानिदेशक केंद्र सरकार द्वारा अन्य सेवाओं को आवश्यक गतिविधियों के संबंधित नियम बनाने के लिए उनके शुल्क तय करने के लिए अधिकृत करना और प्रावधान को महत्वपूर्ण, क्योंकि पारंपरिक मेल सेवाएं सहित डाकघरों द्वारा दी जाने वाली किसी भी सेवाओं को शुल्क संशोधन के लिए संसदीय अनुमोदन पूर्ण शर्त नहीं होगी, ठीक है। इसका जो की पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, अधिनियम कब है और भारतीय डाकघर अधिनियम 1998 के प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है, 98 को ही प्रतिस्थापित करेगा। कौन सा शुल्क है, तो डाकघर अत्यधिक प्रतिस्पर्धक उद्योग सेवाओं को कीमतें तय करने के लिए उपेक्षित लचीलापन और बाजार में मांगों को तुरंत प्रतिक्रिया देने की मदद करेगा, मतलब फास्टेस्ट सेवा के लिए लाया जा रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है, इस नए विधेयक में केंद्र द्वारा अधिकृत करता है कि अधिसूचना द्वारा किसी भी अधिकारी को राज्य की सुरक्षा, विदेशी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों द्वारा हित, डाकघरों द्वारा ट्रांसमिशन द्वारा किसी भी वस्तु को रोकने या खोलने या हिरासत में लेने का अधिकार दे सकता है। राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा या इस अधिनियम में किसी भी प्रावधान पर किसी भी उल्लेख घटना पर की मौजूद 1998 में थी, ठीक है। एक सिविल सेवा के IAS ऑफिसर इन पर टिप्पणी की है। डाक विभाग ने विस्फोटक, खतरनाक, गंदे, हानिकारक या हानिकारक पदार्थ वाले किसी भी डाक लेखन को खोलने या नष्ट करने के प्रावधान, देखिए ये इम्पोर्टेंट है। धारा 19 से और 23A और 1 को देखे गए नए विधेयक को शामिल प्रवृत्ति से अधिक सामान्य है। डाक पार्सल के माध्यम से दवाओं और अन्य प्रतिबद्ध सामानों को तस्करी, गैर कानूनी संचरण संभावनाओं को रोकने और कुरियर फर्मों के लिए कोई समान कानून नहीं है, ठीक है, इसके लिए कोई समान कानून नहीं है। भारतीय डाक की बाजार में हिस्सेदार 15% से कम है और डाक प्रसारण के दौरान किसी भी वस्तु को रोकने, खोलने के रोकने प्रावधान की प्रभावशीलता को आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सेवा की अपनी सीमाएं हैं, ठीक है। घरेलू करियर उद्योग एक बड़ा हिस्सा माध्यम है और छोटे खिलाड़ियों से बना। यदि विधेयक ऐसे ऑपरेटरों के किसी निर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ पंजीकरण करने का कोई प्रावधान होता है, तो यदि केंद्र सरकार कोरियर द्वारा ट्रांसमिशन के दौरान पार्सल को रोकने या खोलने के अधिकार बरकरार रखता है। मतलब इसमें यही प्रावधान किया गया है कि जो अनावश्यक तथ्य होंगे या उससे कुछ कोई भी चीज़ को, संभावनाओं को भेजने या तस्करी जैसे माध्यम को इस्तेमाल करते थे, उसे रोकने के लिए कुछ कानून या कुछ प्रावधान भी लाएंगे और नियंत्रित किया जाएगा, ठीक है। इसमें यही बताया गया है। और आगे क्या है, नया विधेयक में केंद्र वस्तुओं को पते, पता, पहचान और पोस्ट कोड को उपयोग करने के लिए मानक प्रदान करता है। प्रावधान को दूरगामी प्रभाव होगा, ठीक है, ये सब देना पड़ेगा और इसमें कुछ खास नहीं है। और आगे देखते हैं क्या है, पार्सल, ये प्रावधान ड्रोन द्वारा पार्सल की डिलीवरी की सुविधा प्रदान कर सकता है। मतलब जो ये पार्सल है ड्रोन की सुविधा से भी भेजा जा सकता है। हालांकि अभी ये तय करना है। विधेयक में सबसे महत्वपूर्ण पहलू 1898 अधिनियम के खंड 4 में अब तक मौजूदा प्रावधान को हटाना है। दूसरे स्थान तक डाक द्वारा पहुंचाने के विशेष अधिकार होगा और यह भी होगा कि सभी पत्रों को प्राप्त करने के लिए, एकत्र करने, भेजने और भेजने को वितरित करने के लिए आकस्मिक सेवाओं को निष्पादित करने का विशेष अधिकार होगा। 1980 के दशक में भारत कोरियर संचालित करने के लिए अनुमति मिलने के बाद इस प्रावधान की प्रासंगिकता को खोल दी गई है, ठीक है। और डाकघर अधिनियम 1933 में से कहीं भी पत्र की परिभाषा का उल्लेख नहीं किया गया था, ये बताया गया है इसमें, ठीक है। और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जो इसकी की पॉइंट इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। ये रियल भी इम्पॉर्टेंट है GS के नज़रिए से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेलिब्रेटिंग द नॉर्थ ईस्ट,
बस इसी को पढ़ेंगे हम लोग, और कुछ खास इसमें है नहीं। पूर्वोत्तर राज्य में क्या क्या सेलिब्रेट किया जा रहा है आज के दिन, ठीक है, देखते हैं हम। पूर्वोत्तर में जश्न मना रहे हैं, क्या जश्न मना रहे हैं? 8 राज्यों की कला और लोक संस्कृति, खाद्य पदार्थों और बहुपरीक्षीय शनिवार को तालकटोरा स्टेडियम में शुरू हो रहा है, ठीक है। होम इंडिया में आयोजित हो रहे हैं, मतलब माई होम इंडिया द्वारा आयोजित NST फेस्ट ऑफ कार्यक्रम, जो छात्रों को घर से नए वातावरण में घुलने मिले, अनुकूल करने और मदद करने, और क्योंकि वह उच्च अध्ययन के लिए दिल्ली व अन्य शहरों पर यात्रा करते हैं, ठीक है। अभिनेता गायक सोमा लेशुरा, नीला आकाश, रिटो रिवोला, जमीर स्तेर, इराटे सहित कलाकार लाइव प्रदर्शन करेंगे इसमें, ठीक है। ये मेघालय जो ऑल टाइम हिट 2015 में दिल्ली में फेस्ट आयोजन, सुनील देवघर कहते हैं कि हमारा उद्देश्य पूर्वोत्तर अन्य राज्यों में आने वाले युवाओं को स्वागत करना है, ठीक है। जो पूर्वोत्तर राज्यों से आने वाले युवाओं को स्वागत करना है, जुड़ाव से भावना पैदा करना है, और अष्टलक्ष्मी राज्यों की समृद्ध रीति रिवाज की परंपराओं, क्योंकि हम सार्वभौमिक भाईचारे का जश्न मनाते हुए ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्होंने आगे कहना है कि आयोजन के उम्मीदवार दिन कार्यक्रम 10,000 छात्र भाग लेंगे, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट था। लोहा नृत्य भी शामिल होगा इसमें। अब मिजोरम की बांस नृत्य है, मिजोरम की कौन सी नृत्य है? बांस नृत्य। मिजोरम की बांस नृत्य कौन सी? लोहा नृत्य भी शामिल होगा, ठीक है, शामिल हो रहा है, ठीक है। ये उत्सव मनाया जा रहा है। आगे देखते हैं उसमें क्या खास है। कोर्ट रिपोर्ट टू एडिटोरियल गाइड टू मैथ्यू गॉडे हाई कोर्ट, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। बॉडी हाई कोर्ट सबमिट टू ज्ञान माफी सर्वे, इसको पढ़ते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन्फॉर्म टू क्लिक अवे टू ज्वाइन नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड से जुड़े सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी को एक क्लिक दूर किया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मामले में फाइलिंग और निपटान के वास्तविक समय पर डेटा अब आम आदमी के लिए उंगलियों पर बस एक क्लिक पर दूरी उपलब्ध होगी। DY चंद्रचूड़ ने एक फैसला लिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सभी मामले हैं और जो सभी डाटा है उसे एक क्लिक पर एक डाटा के रूप में लाया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के सभी भी डाटा उसको कंप्यूटर द्वारा एक एक क्लिक पर या उससे वेबसाइट से सभी जो डाटा है आप देख सकते हैं। इसी के बारे में बताया गया, उस पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। और दीवानी आपराधिक मामले जैसे जो भी मुद्दे हैं, ठीक है, वर्तमान लंबित पिछले महीने कई जितने फाइलें हैं निपटान के लिए 3 न्यायाधीशों से संबंधित लंबित मामलों की संख्या शामिल होगी, ठीक, जो भी डाटा संबंधित है। और इसमें कुछ खास नहीं है। और 5 न्यायाधीशों और यहाँ तक कि 9 न्यायाधीशों की एक पीठ है, ठीक। मामले में संबंधित लंबित और 2023 तक शीर्ष अदालत में 64,000 से अधिक मामले जो भी लंबित है, और 15,490 अपंजीकृत मामले रजिस्ट्री द्वारा निपटाने जाने की लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पेज को पता किया और 583 3 जजों वाली बेंच के मामले में 288, 5 जजों वाली बेंच के मामले में 21 7 जजों की बेंच और 135 उनमें से भी सिविल और 9 जजों की बेंच की संदर्भ में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त दायरे में मामलों में संख्या 5452 थी और पिछले महीने निपटान किए गए 5033 थे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जब लंबित मामलों को निपटान के लिए 3 न्यायाधीश और विशेष पीठें गठित करेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ भी यही इंपॉर्टेंट है कि डाटा को एक साथ एक क्लिक पर शामिल किया जाएगा, लंबित और जो लंबित नहीं है उसको निपटान किया जाएगा। अब इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट या इसका वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। DY चंद्रचूड़ है। आगे देखते हैं क्या है। एडिटर गिल्ड द्वारा रद्द की गई मैती निकाय, ये है ना। क्वाड रिपोर्ट टू एडिटर गिल्ड मैती बॉडी टू हाई कोर्ट, इसको पढ़ते हैं। इसमें कुछ खास नहीं, मैं बस लगा दिया है कि आप समझ सकें क्या है। एडिटर गिल्ड द्वारा रद्द रिपोर्ट मैती निकाय ने HC को बताया, हाई कोर्ट को बताया। मणिपुर में उच्च न्यायालय में हुई दायरे में जो भी है इस मामले में संबंधित क्या रोक लगाई जनित याचिकाओं को प्राधिकरण एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट उपयोग करने पर रोक लगा दी गई है। निर्देश की गई अनुरोध किया गया कि इम्फाल स्थित पत्रकार संघों का कहना है कि रिपोर्ट गलत बयानी से भरी हुई है, ठीक। आप इस स्क्रीनशॉट लेकर या आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, मैंने लगा दिया कि आपको जानकारी हो कि मणिपुर के मुद्दे में क्या क्या हो रहे हैं, और मेंस के नज़रिए से भी और इंटरव्यू से भी क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है।
धीरे धीरे देखकर अब मैं स्क्रीन ऊपर कर रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं चैप्टर क्या है। सभी सूचित जन्म को 1 अक्टूबर के मौतों पर डिजिटल रूप से पंजीकृत किया है। सभी सूचित जन्म, जो सभी सूचित जन्म है उसको क्या किया है, 1 अक्टूबर से मौतों को डिलीवरी रूप से पंजीकृत किया गया। क्या है, पंजीकृत किया जाएगा। उन्हें केंद्र को पोर्टल द्वारा पंजीकृत किया जाएगा। संशोधित कानून में विशेष सेवा के लिए एकल दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग का मार्ग प्रशस्त करना है। सरकार के अधिसूचना के अनुसार देश में जन्म और मृत्यु के रिपोर्ट में 1 अक्टूबर से केंद्र के पोर्टल द्वारा डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 की डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र का मार्ग प्रशस्त करना 1 अक्टूबर से लागू होगा। डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र शैक्षणिक संस्थानों में और प्रवेश के लिए उपयोग किया जाने वाला एकल दस्तावेज होगा। ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी नौकरी, पासपोर्ट या आधार, मतदाता नामांकन और विवाह के पंजीकरण और अन्य के लिए शर्तें जन्म और मृत्यु पंजीकरण है। ठीक है, इसमें क्या क्या संशोधन, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन कौन सी 2023 में होगी, और धारा 2023 का 20वां और धारा 1 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा एक नियुक्ति करने के लिए अक्टूबर 2023 में दिन व तारीख हो जिस दिन उस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। ठीक है, इसमें कहा गया है मृत्यु, और यही बताया गया कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर राशन कार्ड और संपत्ति पंजीकरण और मतदाता सूची को भी अपडेट करेगा। 2010 में संकलित किया गया है, पहली बार 2010 में संकलित किया गया, और 2015 में घर घर जाकर गणना की माध्यम से उद्दीपन किया गया। पहले 119 करोड़ निवासियों का डेटाबेस नागरिकों के अनुसार NPR राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के निर्माण की दिशा में पहला कदम है। अधिनियम राज्यों के लिए जन्म पंजीकरण करना अनिवार्य है। केंद्र नागरिक पंजीकरण प्रणाली पोर्टल पर मौतों की RGI के साथ डेटा साझा करने के लिए जो संघ तहत कार्य करता है। गृह मंत्रालय ने अधिनियम सरकार को जन्म पंजीकरण मामले में यदि उपलब्ध हो तो माता पिता को सूचना देने वाली आधार संख्या एकत्र करने के लिए एकीकृत करता है। CRAS के माध्यम से बनाए नवजात शिशु के जन्म प्रमाण पत्र की स्वेच्छा से आधार पर नंबर प्रदान करता है। 31 मार्च तक करोड़ों की अनुमति की आबादी के लिए आधार 93% संतृप्त है। ठीक है, जरूरी है, समझ गए होंगे इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं। ये LIC का है, 1831 करोड़ का चेक सौंपा है किसको, भारतीय LIC ने गुरुवार को केंद्र को 2022-23 के लिए 1831 करोड़ का लाभांश दिया है। चेयरपर्सन सिद्धार्थ ने मोहती ने वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण को लाभांश का चेक सौंपा, और वित्तीय सेवा विभाग के अतिरिक्त सचिव LIC के प्रबंध निदेशक M जगन्नाथ, तबलेश पांडे और सतपाल भानु, एरार दोराई स्वामी और उत्तरी क्षेत्र के जिम्मेदार प्रभारी JPS बजाज उपस्थित हैं। ठीक है, जो इसका लाभांश है AFM को लाभांश दिया गया। ठीक है, और आगे क्या है, NMDS की लो अयस्क की कीमतें 300 प्रति टन बढ़ाई। राज्य स्वामित्व वाली खनन कंपनी NMDS की लो अयस्क की कीमतें 300 प्रति टन की बढ़ोतरी की और 14 सितंबर को एक मुश्त अयस्क की कीमतें 4950 रुपये के फाइन की कीमतें 4210 रुपये तय की गई। घोषणा के अनुसार MDIP के शेयरों के BMI और BSI की प्रत्येक इंट्राडे में 52 सप्ताह तक ने उच्चतम स्तर पर 150 को छुआ और 5.59 बढ़ाकर 150.20 शेयर बंद हुआ। और ये शेयर के बारे में स्टील की बढ़ती मांग के बीच गुरुत्वाकर्षण की बढ़ोतरी 15 अगस्त को कटौती की उल्टा देगा। हालांकि मैं लगाने वाला नहीं था, अब लग गया है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसमें मैंने मेरे लोगों पर बताया कि कितने करप्ट नेता हैं, कितने 40% से अधिक जो हैं वो करप्टेड हैं। तो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस ये वीडियो ख़त्म होते ही शुरू होगा और इसी में मैं लगाऊंगा, आप देख सकते हैं उसके बारे में पूरा विवरण। अगर आपको इसमें देखने में असुविधा, ऊपर मेरी राय है कि आप मेरे एक पर्सनल वीडियो इस पर बनाया हूँ, ज़रूर आप उसे देखें। और हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो गाइस हमें सपोर्ट कीजिए। मेरा पुराना चैनल डिसेबल हो गया है और यूट्यूब वाले ने स्ट्राइक मार दिया है, पता नहीं क्या उसमें टर्म एंड कंडीशन में कम्युनल गाइड पर कुछ हुआ है मुद्दा। तो उसमें 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे और अच्छी खासे उस पर वीडियो थे, तो अब उस तोड़ गया। अब जब से उड़ा है, आप जानते हैं कि अब मैंने ये नया चैनल बनाया है, धीरे धीरे इसमें भी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमें सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।
मैं इसी तरह रोज़ वीडियो लाऊंगा और करंट अफेयर से एक भी जानकारी आपसे वंचित नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो हमें लाइक करो और सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे देखते हैं ये क्या बोलता है, कितने परसेंट सांसद क्या है भ्रष्ट हैं और कितने परसेंट अरबपति हैं। आइए देखते हैं उस मुद्दे को। 40% से भी ज़्यादा सांसदों के आपराधिक मामले देखे गए हैं और आपराधिक मामले हैं उन पे, और 7% अरबपति हैं। बताइए हमारे देश का क्या होगा, क्या बंटाधार कर रहे हैं। एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ऑफ द नेशनल इलेक्शन वॉच ने लोकसभा और राज्यसभा की 776 सीटों में से 763 मौजूदा सांसदों की हलफनामे का विश्लेषण किया। बताइए, सब बताया गया है कि एसोसिएशन ऑफ द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और नेशनल इलेक्शन वॉच की एक रिपोर्ट के अनुसार 26% से अधिक संसद सदस्य पोस्ट ग्रेजुएशन थे, जबकि 45% ग्रेजुएट थे। हाल ही में जारी रिपोर्ट में आंकड़ों पता चला है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में 54 सांसद थे जिन्होंने डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की, और 22 डिप्लोमिक धारक थे और 89 12वीं पास थे। 51 ने 10वीं पास की थी, 184 स्नातक थे, ठीक है। 41 पेशेवर स्नातक थे, मतलब कि ग्रेजुएट थे। सांसद निरीक्षण किया गया था। बताइए हमारे देश में क्या क्या हो रहे हैं, कितने सांसद करप्टेड हैं, आंकड़ा लगा सकते हैं आप। अनुमानित स्कोर बताया गया है कि इतने परसेंट हैं। सोचिए हमारे देश में क्या क्या हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं नई रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट का आज ही आया है, देखते हैं। इसमें कहा गया कि एडीआर और एनवी द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों की 776 सीटों में से 763 मौजूदा सांसदों के शपथ पत्रों के विश्लेषण के बाद विवरण सामने आया है। यह डाटा सांसदों के द्वारा अपने पिछले चुनाव और उसके बाद उपचुनाव लड़ने से पहले दायर किए गए हलफनामे में निकाला गया था। लोकसभा की 4 और राज्यसभा की 1 सीटें खाली थी, और जम्मू कश्मीर में 4 सीटें अपरिभाषित है। 1 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसदों के हलफनामे में, और 3 राज्यसभा सांसदों के हलफनामे का विश्लेषण नहीं किया जा सका क्योंकि वे उपलब्ध नहीं थे। मतलब कि सारे डाटा का एनालिसिस किया गया है, सभी सांसदों और राज्यसभा को जो सीटें हैं, कितने उनकी आरक्षित हैं, कितनी उनकी संपत्तियां हैं, सबके बारे में विवरण निकाला गया एक डाटा के रूप में। आज ही ये रिपोर्ट आया, मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में। आगे देखते हैं क्या क्या हुआ है इस रिपोर्ट में। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि जहाँ सांसदों की उम्र का सवाल है, वहाँ आंकड़े आए हैं कि 759 सांसदों में से 51 से 70 की उम्र के हैं, जबकि 239 31.32%, 51 से 60 वर्ष की आयु में है वर्ग के थे, और 209 27.39%, और 61 से 70 वर्ष के हैं 184, मतलब 40 से 50 आयु के बीच में है, ठीक है। केवल 9 सांसद 25 से 30 की उम्र की हैं, केवल 6 81 के ऊपर के थे, ठीक है। 81 साल के जो ऊपर है वो 6 थे मात्र, जबकि 306 40% सांसदों ने आपराधिक मामले घोषित किए गए। 306, सोचिए 543 में से 306, 40% से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज उसमें किए गए हैं। लगभग 194 25% सांसदों ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए, मतलब 194 जो हैं उसमें गंभीर मामले, मतलब हत्या का प्रयास, अपहरण, लूटपाट जैसी संगीन अपराधों से लिप्त हैं। अब सोचिए ये सांसद तब पर भी सांसद लड़ रहे हैं, और हम जैसे लोग हैं जो उनको वोट देते हैं। बताइए इस रिपोर्ट के बारे में अभी पढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारे देश में कितने परसेंट ऐसे हैं। 40% जो सांसद है वो आपराधिक मामले में दर्ज हैं, 25% गैर पूरा गंभीर अपराध से हैं। केवल 9 सांसद 25 से 30 की आयु की उम्र के थे, और केवल 81 से ऊपर के थे, ठीक। और इसमें ये बताया गया है कि 32 सांसदों ने हत्या की प्रयास की थी, 307 के ऊपर ये मतलब कि अटेम्प्ट टू मर्डर 307 के मामले दर्ज है। 21 सांसदों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध में के संबंधित मामले दर्ज, यौन शोषण से संबंधित मामले दर्ज हैं। 21 में 4 सांसदों ने बलात्कार आईपीसी 376 से संबंधित मामले घोषित हुए हैं, घोषणा उसकी की गई। बताइए इतने सारे मामले उनके ऊपर दर्ज है, तब पर भी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। वाह। रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि लोकसभा और राज्यसभा के प्रति सांसद और औसत संपत्ति 38.33 करोड़ की थी, और 53% अरबपति थे। 7 से 53, मतलब 53.7% अरबपति थे। जहाँ तक प्रमुख पार्टियां का सवाल है, जहाँ यहाँ पे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद औसतन संपत्ति 18.31 करोड़ की थी,
और राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सांसद हैं, मतलब कांग्रेस के जो सांसद हैं, उनका संपत्ति 39.12 करोड़ की थी और 36 तृणमूल कांग्रेस सांसदों की औसत संपत्ति 8.72 करोड़ की थी और 31 युवाजनों के पास औसत संपत्ति थी। श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी के सांसदों के पास औसत संपत्ति थी मतलब 153.76 करोड़ है और 16 भारत राष्ट्र समिति के सांसदों के पास औसत संपत्ति लगभग मतलब इसमें अनुमान लगाया गया 383.51 करोड़ के हैं। तो सोचिए हमारे देश में कितने अरबपति खरबपति सांसद हैं और ये तो अभी कुछ नहीं है, इनके हलफनामे एक रिपोर्ट के द्वारा बताया गया और कितने क्रिमिनली दर्ज हुए हैं मामले, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये रिपोर्ट आया है, ये आज ही रिपोर्ट आया है और मैं इस पर आपका अपना बता रहा हूँ, इस पर अपना राय व्यक्त कर रहा हूँ और आपको आप क्या किसको चुनाव में लेना है किसको नहीं लेना है ये आपको तय करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्या, अब ये ख़त्म हो चुका है रिपोर्ट, तो हमें सपोर्ट कीजिए, इसी तरह रोज़ नए खबर अपडेट लाते रहेंगे और लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।